तो इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे भारत के, ठीक है, भारत के विदेश संबंध। अब देखिए भारत के विदेश संबंध क्या मतलब समझते हैं क्या, बहुत बेहतरीन चैप्टर है ये, बहुत बेहतरीन, ठीक है। इसी में आप लोगों को विदेश नीति देखने को मिलेगा, भारत पाकिस्तान और भारत का चीन युद्ध, इन सभी चीजों के बारे में आप लोगों को जानने को मिलेगा। तो चलिए पहले पाठ परिचय हम लोग समझ लेते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे। तो इस अध्याय में हम लोग जो है बाहरी चुनौतियों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए विदेश नीति, नाम से ही पता चल रहा है विदेशों के बारे में। तो विदेश नीति कैसा होता है, जैसे एक बात बताइए, आप अपने घर में तो सभी परिवारों के साथ सामंजस्य बैठा सकते हैं, लेकिन आपको पड़ोसी से भी बाहर, घर के बाहर भी क्या करना होता है, सामंजस्य बैठा के रखना होता है। क्योंकि अगर कभी ना कभी आपके घर में मुसीबत आएगी या फिर तो कौन साथ देगा, पड़ोसी ही साथ देंगे। तो उसी तरह से अगर हमारे देश में तो जो व्यवस्थाएं थी वो ठीक ही है, लेकिन क्या होगा कि अगर कहीं हमारे देश को जरूरत पड़ा तो बाहर से भी तो सपोर्ट की जरूरत होता है ना। तो विदेश नीति किसका कैसा होना चाहिए, किस तरह से व्यवहार होना चाहिए, इन्हीं के बारे में हम लोगों को समझना है। हम लोग का विदेश नीति कैसा था ये समझना है। बात समझ में आ रहा है। तो भारत के पड़ोसी देश के साथ बदलते संबंध के बारे में पढ़ेंगे, यानी भारत का जो पड़ोसी देश है, यानी हमारा जो पड़ोसी है, उसके साथ हमारा संबंध कैसा था, किस तरह से बदला, कैसा था, इनके बारे में देखना है। चलिए अब समझेंगे कि भारत के पड़ोसी देशों से 1962 में युद्ध हुआ, फिर 1965 और 1971 में भी क्या हो गया, युद्ध हुआ था, लड़ना पड़ा था। और क्यों लड़ना पड़ा था, इसका क्या परिणाम हुआ था, क्या कारण था ऐसा जो कि हम लोगों को लड़ाई करना पड़ा, इन सब चीजों के बारे में यह अध्याय में पढ़ेंगे। बहुत बेहतरीन टॉपिक है, इस वजह से भी इंपॉर्टेंट है। भारत जब आजाद हुआ था तो उस वक्त भारत की स्थिति बहुत खराब थी, आप लोगों को पता था। आजादी तो मिली लेकिन विभाजन के साथ, है ना, वहां पर पाकिस्तान अलग हो गया, फिर क्या हो गया, भारत अलग हो गया। बातें समझ में आ रहा, बहुत खराब थी। क्योंकि उस वक्त दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ था, क्योंकि आपको पता है 1939 ईस्वी में सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था और 1945 ईस्वी तक चला था। तो दूसरा विश्व युद्ध तुरंत खत्म हुआ था, पूरा विश्व प्रभावित था उससे, और खत्म हुआ। फिर जो है देखिए भारत को आजादी तो मिली लेकिन बंटवारा के साथ, विभाजन के साथ। तो हम लोग मतलब यूं कहे ना कि मतलब कंगाली में आटा गीला, एक तो पहले से परेशान है, एक तो कंगाली पहले से है, किसी तरह से आटा खरीद के ला, फिर पानी ज्यादा हो गया, लो खाओ रोटी। तो दिक्कत पहले से था, ऊपर से और युद्ध हो जा रहा था, दिक्कत हो रहा था, तो संभलना बड़ा मुश्किल था उस समय। बात समझ में आ रहा है। और उसी वक्त शीत युद्ध का दौर आ गया। अब देखो शीत युद्ध का दौर हुआ जिससे पूरी दुनिया दो खेमों में बट गया, एक अमेरिका और एक सोवियत संघ में बटा। इन सब चीजों के भी बारे में इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। चलिए आगे। फिर भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के कारण से अलग एक चुनौती हुई, यानी भारत और पाकिस्तान हुआ, तो फिर अलग एक चुनौतियां देखने के लिए हम लोगों को मिला, सामने आया। तो चुनौतियां ही चुनौती था। फिर इसके बाद देखिए, फिर देखिए अंग्रेजी सरकार अपने पीछे छोड़े हुए सभी देश, अंग्रेजी सरकार क्या कहा गया था कि आजादी जाते जाते क्या बोल के गया था, आप लोगों को पॉलिटिकल फर्स्ट लेसन में ही पढ़ाए थे कि जा तो रहे हैं, जिस राज्य को अपना स्वतंत्र देश बनाना है बना सकता है, और भारत में मिलना है मिल सकता है, छुट्टा जाकर के बोलते बोलते चल जाते जाते बोल गया। अब जम्मू कश्मीर, हैदराबाद का निजाम, ये सब पढ़ाए थे ना, किस तरह से इन लोगों को विलय किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। उसका अलग समस्या था। तई जो है अंग्रेज अपने पीछे देशों से हुए विवाद को छोड़ के गए थे, ठीक है। तो यहाँ पर बाहरी और अंदरूनी मामला दोनों भारत के साथ है, यानी बाहरी मामला भी था, अंदरूनी मामला भी था। बात समझ में आ रहा है। इसलिए भारत की विदेश नीति, भारत ने किस नीति को अपनाया, विदेश नीति को अपनाया, यानी पड़ोसियों से साझा करना शुरू किया। बातें क्लियर यहाँ तक। तो इन सब चीजों को इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर विदेश नीति से। क्या करेंगे, विदेश नीति से। तो विदेश नीति क्या है बाबू, तो जरा समझा जाए। दुनिया में सभी देश एक दूसरे से क्या होता है, आपसी तालमेल बैठा करके रखना चाहता है, आपसी संबंध बना करके रखना चाहता है। बातें समझ में आ रहा है। आपस में एक संबंध रखना चाहता है। आपस में संबंध रखने के लिए देश को एक नीति की जरूरत होती है। अब एक बात बताइए, हमारा नीति कुछ हो, हमारा नीति अच्छा वाला नीति रहेगा तब ये ना हमारा पड़ोसी साथ देगा जी। हम अपना नीति खराब रखेंगे, नियत खराब रखेंगे, मुंह में राम बगल में छुरी वाला बात रखेंगे तो होगा, दिक्कत हो जाएगा। तो अलग अलग देशों को क्या होता है, अपने पड़ोसी के साथ संबंध बनाए रखने के लिए एक नीति की आवश्यकता होती है, जिसे विदेश नीति कहते हैं। कोई दिक्कत, चलिए विदेश नीति समझ में आ गया। चलिए बहुत अच्छा है। आगे देखा जाए। भारत के पहले प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। यहां से एक ऑब्जेक्टिव आपका कंफर्म है। तो भारत के पहले प्रधानमंत्री और विदेश नीति भी कौन थे बाबू, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उन्हीं के द्वारा ये विदेश नीति को क्या किया गया था, एडॉप्ट किया गया था, अपनाया गया था। बातें समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो आप लोगों को थोड़ा देखा जाए नेहरू के विदेश नीति के जो उद्देश्य थे,
आखिर इनका कौन सा उद्देश्य था, कितने नीति का मतलब कितने जो है ये विदेश नीति में इसका उद्देश्य शामिल थे, तो 3 उद्देश्य शामिल थे। कौन कौन उद्देश्य शामिल थे, तो देखिए कठिन संघर्ष से प्राप्त संप्रभुता को बचाए रखना। अब हमारा जो संप्रभुता है, हमारा जो अखंडता है, उनको बचा करके रखना विदेश नीति में यही था। बात समझ में आ रहा है। क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना। अखंडता, अ का मतलब नहीं, खंड का मतलब टूटना, तो नहीं टूटना, यानी हमारा जो क्षेत्र है उसको किसी भी सूरत पे टूटने नहीं देना, इसको बचा कर रखना था, इसलिए विदेश नीति अपनाया था। इसके बाद तेज रफ्तार से आर्थिक विकास करना, यानी विकास की क्रिया को क्या करना, तेज करना, क्योंकि धीरे से काम चलने वाला था नहीं उस समय। बातें समझ में आ रहा है। तो विकास की रफ्तार को तेज करना था। चलिए आगे देखा जाए। नेहरू जी ने इन उद्देश्यों को गुट निरपेक्षता की नीति अपना करके हासिल करना चाहते थे। अब भाई गुट निरपेक्षता क्या है, तो गुट का मतलब होता है एक सदस्य, यानी एक गुट ने आप लोग कहते हैं वाह तो लोग बड़ा गुट में घूमते हो जी, क्या बात है, मतलब समूह में घूमते हो। तो जब आपको पता है कि सोवियत संघ और अमेरिका 2 गुटों में बट गया था शीत युद्ध के बाद, तो अमेरिका अमेरिका वाला देश कहता था कि हमरे तरफ कौन कौन है, हमरे तरफ बोलो। तो सोवियत संघ में रूस था और रूस से अच्छा बनता था भारत का। तो भारत सोचा कि अगर हम अमेरिका के तरफ जाते, अमेरिका भी सुपर पावर, अगर अमेरिका के तरफ जाते हैं तो रूस से दोस्ती टूट जाएगा, और रूस के तरफ जाते हैं तो अमेरिका वाला घुसी आ जाएगा, क्या करेंगे। का देखिए, ना हम आपका है ना हम आपका, हम गुट निरपेक्ष, हम किसी के गुट में नहीं जाएंगे, हम अकेले हैं, जाइए, हमको 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 किसी के साथ नहीं बोलना है, ना हम आपके खिलाफ बोलेंगे ना हम इसके खिलाफ बोलेंगे, भैया हम स्वतंत्र हैं, हम किसी से मतलब गुट निरपेक्षता को अपनाया। बात समझ में आ रहा है। सही बात है, उस समय ये डिसीजन बहुत बेहतरीन भी था, किसी एक तरफ के जाना। आप लोग देखते होंगे जो तमसगर पार्टी उसी की तरफ घुस जाते, नहीं हम ना तो इनसे दुश्मनी लेंगे ना तो इनसे दुश्मनी लेंगे, क्योंकि अमेरिका भी सुपर पावर था उस समय, अभी भी है, और रूस से भी दोस्ती तो था ही, तो फिर दोनों में दिक्कत हो जाता। अगर इधर चल जाते तो ये वाला घुसिया जाता, उधर चल जाते तो ये दुश्मनी कर लेता। तो कहा कि नहीं भैया हम गुट निरपेक्षता है। ये इन्होंने किस नीति को अपना करके हासिल करना चाहते थे, ये गुट निरपेक्षता की रह करके, ना यानी ना आपके साथ ना इसके साथ, हमको अलग रहना है, ठीक है। चलिए, तो गुट निरपेक्षता की नीति के बारे में थोड़ा समझा जाए, जो भी समझाए वही चीजें मिलने वाली है आप लोगों को। तो द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद शीत युद्ध शुरू हो गया, और यह शीत युद्ध के कारण आपको बताए थे कि अमेरिका और सोवियत संघ 2 भागों में बट गया बाबू। ये सोवियत संघ में कई सारे देश थे बाबू, याद रखिएगा, तो सोवियत संघ में बट गया था, ठीक है। चलिए, उस वक्त दुनिया के किसी भी देश के पास सिर्फ 2 ही विकल्प था, यानी जो भी देश था उसके पास 2 गो विकल्प था, एक तो आप अमेरिका के तरफ चल जाइए, एक तो सोवियत संघ के पास चले जाइए, यही 2 गुटों में बट गया था देश। बातें समझ में आ रहा है। चलिए, तो क्लियर है, यानी उन देशों के पास जो जितने भी देश थे उनके पास 2 गो विकल्प था, एक तो अमेरिका के तरफ चल जाना, एक तो सोवियत संघ के तरफ चल जाना। तो भारतों के पास ही विकल्प आया, कहा जी भैया भारत किधर जाना है, तो कहा हम किधरों ना जाएंगे। बात समझ में आ रहा है, ये क्या कहता है, हम किधरों नहीं जाएंगे, हम गुट निरपेक्ष है, कोई गुट में नहीं जाएंगे, कोई गुट में नहीं जाएंगे, ठीक है। तो भारत ने तीसरा रास्ता चुना, गुट निरपेक्षता की नीति यानी अपनाई, यानी इसके 2 उद्देश्यों की प्राप्ति थी, मतलब इसमें 2 उद्देश्यों की प्राप्ति हुई। पहला, आजादी के बाद भारत अपनी संप्रभुता को बचाए रखा, यानी आजादी के बाद भी भारत की जो संप्रभुता थी, है ना, अखंडता थी, उसको बचाए रखा, ठीक है। और इसके अतिरिक्त बाबू आर्थिक व सामाजिक विकास के लक्ष्य को भी प्राप्त किया, आर्थिक व सामाजिक विकास को भी लक्ष्य को प्राप्त किया, ठीक है। क्योंकि देखो बाबू, अगर हम किसी गुट में जाते तो बहुत तरह की समस्या आती, तो ये अकेले रह करके ना, हमको कोई आपसे मदद नहीं चाहिए, हम अकेले संभाल लेंगे, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। तो यही चीजें थी। चलिए, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दूसरे युद्ध के दौरान, आपको पता है ये एक ऑब्जेक्टिव टाइप में ये दे दिए हैं कि इंडियन नेशनल आर्मी आईएनए की स्थापना की थी, याद रखिएगा, आईएनए का स्थापना किसने किया था, इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने किया था। आप लोगों को याद रखना, आईएनए की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। चलिए आगे देखा जाए। अब गुट निरपेक्षता की नीति के उद्देश्य क्या था, ये जो गुट निरपेक्षता अपनाए थे हम लोग, इसका उद्देश्य क्या था, इसका मकसद क्या था, ठीक है। देखा जाए तो भारत अपने आप को पूंजीवादी और समाजवादी से दूर रखना चाहती थी, यानी जो पूंजीवादी था, पूंजीवाद भी नहीं चाहिए था,
समाजवादी से भी दूर रखना था। यानी हम भाई भी किसी के समर्थन में नहीं है, हम अकेले हैं, हमको अकेले जीने दीजिए, ठीक है। शीत युद्ध से उत्पन्न तनाव को कम करने का कोशिश किया। यानी जो शीत युद्ध से जो उत्पन्न तनाव था, हर देश में तनाव हो गया, दो खेमों में बट गया। अब अमेरिका चाहता था कि हम में ज्यादा देश आए, सोवियत संघ चाहता था हम में देश आए, वो उस पर कब्जा करना चाह रहा था। कहा नहीं भैया हम किसी के तरफ नहीं जाए, अपना ये अकेले रह करके धीरे 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 तनाव को क्या करना चाहा, कम करना चाहा। बात समझ में आ रहा है। अमेरिका ने नाटो बनाया। अब देखिए याद रखिएगा, अमेरिका ने किस संस्था की स्थापना की? नाटो। और इसके विरुद्ध सोवियत संघ ने वार्सा पैक्ट संधि का गठन किया। बात समझ में आ रहा है। तो अमेरिका ने नाटो और सोवियत संघ ने वार्सा पैक्ट संधि का गठन किया। भारत ने दोनों के विरुद्ध गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई। कहा ना भैया आप कुछ कर लीजिए, हम आपके फेवर में नहीं जाएंगे, हम अकेले स्वतंत्र रहेंगे। जिसके वजह से दोनों गुटों का विरोध किया, जिसके वजह से दोनों गुटों का विरोध किया। बातें समझ में, दोनों गुटों में विरोध हुआ कि नहीं आप मेरे तरफ आ ही जाइए, तो लेकिन भारत किसी की तरफ नहीं गया, गुट निरपेक्ष रहा। बातें क्लियर है। चलिए अगला देखा जाए बाबू। ब्रिटेन ने मिस्र पर हमला किया सुएज नहर के मामले को लेकर के, और भारत ने इसके विरुद्ध विश्वव्यापी विरोध जताया। ब्रिटेन के खिलाफ क्या किया? विरोध जताया कि नहीं हमला नहीं करना चाहिए था सुएज नहर को लेकर के। चलिए चलिए गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में समझते हैं। इस टॉपिक को समझा जाए कि गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या था, ठीक है। अब इंडोनेशिया के एक शहर जिसका नाम है बांडुंग, ठीक है, जिसका नाम है बांडुंग, वहीं पर 1955 में एफ्रो एशियाई, कौन सा सम्मेलन हो रहा था बाबू? एफ्रो एशियाई। इसी एफ्रो एशियाई सम्मेलन में बाबू, इसी बुडांग सम्मेलन में क्या हुआ कि गुट निरपेक्षता का क्या हुआ बाबू? आंदोलन की नींव पड़ी। यानी कहेगा कि गुट निरपेक्षता की स्थापना कब हुई या कब लागू हुआ? तो 1955 में। कहां से? तो एफ्रो एशियाई सम्मेलन के द्वारा इंडोनेशिया के शहर में। बातें समझ में आ रहा है? इंडोनेशिया में। क्लियर है। तो ये बातें याद रखिएगा। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन 1961 में हुआ, स्थापना 55, पहला सम्मेलन 61 सितंबर माह में। कहां पर हुआ था बाबू? बेलग्रेड में हुआ था। कहां पर हुआ था? बेलग्रेड में हुआ था। इस आंदोलन की स्थापना में सबसे बड़ी भूमिका नेहरू जी की थी। यानी इस आंदोलन में सबसे बड़ी भूमिका किसकी थी? नेहरू जी की थी। तो बातें क्लियर है बाबू। तो आज एफ्रो एशियाई एकता क्या था, ठीक है। एफ्रो एशियाई एकता क्या था बाबू? तो समझा जाए भारत और इंडोनेशिया के तालमेल बहुत अच्छे थे, ठीक है। इसलिए भारत ने इंडोनेशिया के आजादी के लिए भरपूर कोशिश किया। इंडोनेशिया देश है बाबू, है ना। भारत और इंडोनेशिया का जो तालमेल था, मित्रता था, इन दोनों देशों में काफी ज्यादा दोस्ती थी। तो भारत ने क्या किया? इंडोनेशिया को भी आजाद कराने के लिए पूरा सहयोग दिया, समर्थन किया। भारत चाहता था कि इंडोनेशिया जल्द से जल्द अपनी डच औपनिवेशिक शासन से क्या हो? मुक्त हो जाए। यानी इंडोनेशिया पर किसका कब्जा था? डच लोग का कब्जा था, ठीक है। डच औपनिवेशिक से मुक्त हो जाए। समझ में आ गया। इसके लिए भारत ने इंडोनेशिया के स्वतंत्रता संग्राम के समर्थन में 1949 में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भी किया था। चूंकि उस समय हमारा भी भारत आजाद हो चुका था, है ना, 1949 में आजाद हो चुका था। तो भारत सोचता था कि इंडोनेशिया भी क्या हो जाए? डच से आजाद हो जाए। बातें समझ में आ रहा है। क्योंकि भारत का वो दोस्त था। फिर 1955 में इंडोनेशिया के एक शहर में जिसका नाम बुडुंग था, वहीं पर आपको बताए थे कि सम्मेलन हुआ था, एफ्रो एशियाई सम्मेलन। बात समझ में आ रहा है। वहीं पर एफ्रो एशियाई सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन को बुडुंग सम्मेलन भी कहा जाता है। तो अगर आपको पूछेगा कि एफ्रो एशियाई सम्मेलन का दूसरा नाम क्या है, तो बाबू है ना बांडुंग सम्मेलन, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। बातें समझ में आ रहा है। बांडुंग सम्मेलन कहते हैं, ठीक है। नेहरू के दौर में भारत ने एशिया और अफ्रीका के 9 स्वतंत्र देश के साथ संपर्क बनाए। अब देखो नेहरू के दौर में भारत और एशिया, है ना, एशिया और अफ्रीका के 9 स्वतंत्र देश के साथ संपर्क बना। इसी को कहते हैं एफ्रो एशियाई एकता, ठीक है। एफ्रो अफ्रीकन एशियाई, यानी एशिया के जो साथ में जो देश थे उनके साथ 9 देशों के साथ क्या बनाए? स्वतंत्र संबंध बनाए थे। कौन बनाए थे बाबू? तो आप लोग याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू बनाए थे। बहुत इंपॉर्टेंट है। 1947 के मार्च महीने में नेहरू की अगुवाई में भारत ने एशियाई संबंध का आयोजन किया। यानी 1947 में नेहरू इसका आयोजन किए थे, है ना। और क्या किया? भारत ने एशियाई संबंध का क्या किया? आयोजन किया। जबकि उस वक्त भारत को आजादी मिलने में 5 महीने बाकी था, फिर भी उन्होंने एशियाई समझौता किया और एशियाई देशों से क्या किया? मित्रता किया। बातें समझ में आ रहा है। चलिए आगे देखा जाए। अब कहता है कि आजादी के तुरंत बाद भारत चीन संबंध। अब जैसे आजाद हुआ भारत, तो हमारा पड़ोसी देश ही चीन है। तो पड़ोसी देश चीन से देखिए हमारा संबंध किस तरह से रहा। चूंकि आप लोग को आगे पढ़ने को मिलेगा कि चीन से बहस भी हुई, चीन से जंग भी हुई, जिसमें चीन से बुरी तरह हम लोगों को हार मिला। और आप लोगों को पता है कि अक्साई चीन जो कि जम्मू कश्मीर में है वो कब्जा कर लिया गया। तिब्बत को कौन कब्जा कर लिया? चीन कब्जा कर लिया। तो ये सब चीजें हैं।
तो समझते हैं बाबू हम आप अपना भारत चीन संबंध के बारे में। तो कहता है कि भारत ने चीन के साथ अपने रिश्ते की शुरुआत बड़े दोस्ताना के रूप में की, यानी दोस्ती के साथ अपना मैत्री का हाथ बढ़ाए, क्योंकि पड़ोसी है बाबू, है ना, कहावत है कि हम अपने दोस्त को भुला सकते हैं लेकिन पड़ोसी को नहीं, क्योंकि मुसीबत के वक्त आपके अगर घर में आग लगेगा तो दोस्त का घर दूर है तो दोस्त को आते आते समय लगेगा, लेकिन पड़ोसी तब तक आग बुझा देगा। यही बातें हैं कि हम लोग क्या किए कि मित्रता के साथ, दोस्ताना के साथ क्या किए, चाइना से हाथ मिलाने का कोशिश किए। चलिए ठीक है, हम लोग पड़ोसी है, दोस्त है, भाई भाई के समान है, लेकिन वो कुछ और ही समझा। 1949 ईस्वी में चीनी क्रांति हुई। अब फिर देखिए 1949 ईस्वी में क्या हो गया, चीनी क्रांति हुई। इस क्रांति के बाद भारत पहला देश था जिसे चीन की कम्युनिस्ट सरकार को मान्यता दी, यानी चीन में कम्युनिस्ट सरकार था बाबू। कम्युनिस्ट सरकार का मतलब समझिए, कम्युनिस्ट सरकार वह सरकार होता है जिसके खिलाफ कोई अपोजिशन ही नहीं होता है, यानी वही सर्वोपरि होगा, एक ही पार्टी उठेगा, एक ही पार्टी जीतेगा। अब आपके विरोध में मान के चलिए इलेक्शन में आप सिंगल से केवल आप ही खड़े होइएगा और आपके अपोजिशन में कोई नहीं, तो वोट किसको देगा, आप ही को ना साहब, जीता आप ही का, सीधी सी बात है। तो कम्युनिस्ट सरकार था चीन में, हर साल वही जीतता था, ये हर बार वही जीतता था, बात समझ में आ रहा है। तो कम्युनिस्ट सरकार को मान्यता दे दी। चलिए ठीक है, पश्चिमी प्रभुत्व के चंगुल से निकलने वाले इस देश को लेकर के नेहरू ने अंतर्राष्ट्रीय फलक पर भी सरकार की मदद की। अब देखिए चीन का यहाँ तक कि हम लोग मदद भी किए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मदद की, लेकिन फिर भी चाइना क्या किया, गद्दारी कर लिया। तो कभी कभी दो पड़ोसी भी गद्दार निकल जाता है, बात समझ में आ रहा है। नेहरू ने भारत की चीन से लगती सीमा पर सेवा, मतलब सेना के बजाय, सेवा नहीं होगा, सेना के बजाय, यानी हमारा जो चीन और भारत का बॉर्डर है, तो हम लोग सोचे कि हम लोग दोस्त है भाई, अब दोस्त के घर के सामने कौन अपना सेना रखेगा। तो भारत और चीन का जो बॉर्डर था, तो भारत क्या किया कि भैया दोस्ते हैं, दोस्त क्यों हमला करेगा दूसरे पे। तो उन्होंने क्या किया, हम लोग ने क्या किए कि चीन पर जो ये चीन और भारत का जो बॉर्डर था उस पर सेना के बजाय अर्ध सैनिक बल रखे, यानी सेना नहीं लगा, आर्मी नहीं लगाए, अर्ध सैनिक बल लगाए। कहो थोड़ी ना हमला करेगा, मतलब नाम के लिए क्या किए, रख दिए, लेकिन किसको पता था कि ऐसा कांड करेगा। अर्धसैनिक बल रखा क्योंकि उस वक्त आक्रमण की कोई संभावना दूर दूर तक नहीं थी, ऐसा सोच नेहरू का था। यानी नेहरू सोचते थे कि आक्रमण क्यों करेगा भाई, हम लोग तो दोस्ताना हाथ बढ़ाए हैं, जबकि सरदार वल्लभ भाई पटेल को इसकी आशंका थी कि चाइना खचड़ा है, कभी भी आक्रमण कर सकता है। लेकिन नेहरू जी सोचते थे कि चलो हम लोग भाई दोस्ताना हाथ बढ़ा ही लिए, तो फिर चीन आक्रमण क्यों करेगा, इसीलिए हम लोग सेना के बजाय क्या लगाए, अर्धसैनिक लगाए। लेकिन वहां पर कुछ बात दूसरा ही हुआ गया। चलिए आगे समझते हैं। अब पंचशील समझौता के बारे में समझते हैं। पंचशील समझौता, ठीक है बाबू, जरा समझा जाए। अब कहता है कि 29 अप्रैल 1954, याद रखिएगा ये ईस्वी, पंचशील समझौता के बारे में ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। 29 अप्रैल 1954 ईस्वी में भारत और चीन के बीच क्या समझौता हुआ, पंचशील समझौता हुआ, है ना, इस पर हस्ताक्षर हुआ। और इसमें यह कहा गया बाबू कि विश्व में शांति के लिए नेहरू ने पंचशील जैसे सिद्धांत का प्रतिपादन किया, और इसमें कहा गया कि भारत और चीन एक दूसरे की क्षेत्रीय संप्रभुता का सम्मान करेगी, यानी हमारे देश की जो संप्रभुता है, संस्कृति है, अखंडता है, उसको क्या करेगी, चीन सम्मान करेगी, और चीन का भी संस्कृति भारत क्या करेगा, सम्मान करेगा। बातें समझ में आ रहा है, यानी कोई एक देश दूसरे देश को डिस्टर्ब नहीं करेगा। दूसरा, आपस में कभी भी एक दूसरे के विरुद्ध आक्रमण नहीं करेंगे। पंचशील हम लोग समझौता किए, हम लोग अपने बातों पर कायम रही, चोट्टा क्या कर दिया, हमला कर दिया। बातें समझिए जरा ध्यान से। चीन देखिए क्या किया, पंचशील समझौता हुआ 1954 में कि भारत और चीन दोस्ताना देश है, ये देश एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे। फिर लेकिन क्या कर दिया, ये कर दिया आगे, दोनों देश एक दूसरे के आंतरिक विवाद पर दखल नहीं देंगे। आंतरिक विवाद का मतलब होता है कि हम लोग का जो इंटरनल मामला है, अब हमारे देश में कुछ भी चले, आप इंटरफेयर नहीं करेंगे। कभी आप लोग देखते होंगे, आप लोग अपने पड़ोसी में, आपका पड़ोसी अगर घर में लड़ाई पीट हो रहा था तो आप चले जाते हैं, तो वो लोग कहता है नहीं नहीं जाइए, ये मेरा घर का मैटर है, आप क्यों दखल अंदाजी देते, तो बोल भी देता है। तो भारत और चीन में भी यही पंचशील समझौता हुआ था कि भारत और चीन आपस में एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे, पहली बात है। दूसरी बात है क्या था कि आंतरिक मामला का जो विवाद है, यानी आंतरिक कलह है, उसमें भी कोई देश एक दूसरे देश पर क्या करेगा, टिप्पणी नहीं करेगा, दखल अंदाजी नहीं करेगा। बातें समझ में आ रहा है। लेकिन यहाँ तो कुछ और हुआ, समानता और परस्पर नीति का पालन करना, यानी इसमें पंचशील समझौता में यह कि सबको समान मतलब ट्रीट करना है और परस्पर आज्ञा का पालन करना है। लेकिन इन चारों में से कुछ भी नहीं हुआ, चाइना दूसरा ही कांड करके बैठ गया। ठीक है, चलिए अब चीन और भारत के बीच विवाद को समझेंगे। चीन और भारत के बीच विवाद, आखिर पंचशील समझौता 1954 में हो गया, लेकिन फिर भी चीन और भारत के बीच क्या हुआ बाबू, विवाद हो गया। अब उस विवाद को समझते हैं। तो चीन और भारत के बीच विवाद के दो कारण थे, यानी लड़ाई का दो कारण था, ये जो झगड़ा हुआ तू मैं हुआ, इसका दो कारण था। पहला, चीन ने तिब्बत पर 1950 ईस्वी में कब्जा कर लिया, यानी 1950 ईस्वी
देखिए तिब्बत पहले भारत का ही हिस्सा हुआ करता था, उसमें दलाई लामा वहाँ के शासक थे, आगे पढ़ाएंगे। तो तिब्बत पर कब्जा कर लिया पहला, ठीक है। अब भारत और चीन के बीच सीमा विवाद, अब भारत और चीन के बीच का जो सीमा रेखा है बाबू, ठीक है, उसको लेकर के विवाद हो गया। तो दो कारणों से हम दोनों के बीच क्या हो गया, युद्ध हुआ बाबू। तो पहला समझ में आ गया कि चीन ने तिब्बत पर 1950 में कब्जा कर लिया, तिब्बत गया तो भाई हमारा जमीन क्यों कब्जा किए, तो भारत का हिस्सा था, तिब्बत किसका हिस्सा था, भारत का हिस्सा था, तिब्बत चला गया, कब्जा कर लिया, ठीक है। और पंचशील समझौता 1954 में हुआ, इसके बाद ये बातें कही थी, ठीक है। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद ये भी हो गया था। तो चलिए आगे देखते हैं, भारत और चीन के बीच विवाद का मुख्य कारण तिब्बत को लेकर के हुआ, सबसे मेन लेकर के हुआ, तिब्बत को लेकर के हुआ। चीन ने तिब्बत पर कई बार अपना प्रशासनिक नियंत्रण जताया, यानी चीन ये सोचता था कि तिब्बत हमारा हिस्सा है, तिब्बत पर चीन ने अपना प्रशासनिक राजतंत्र जमाया, यानी वहां पर सेना उना भेजते रहता था, ठीक है। और तिब्बत इससे क्या था, बार बार आजाद भी हुआ, यानी तिब्बत सोचता था कि नहीं हम चीन में नहीं जाएंगे, वो ज्यादा भारत का समर्थक था, तो तिब्बत ने भी संघर्ष करके चाइना वाले को भगा देता था और बार बार इससे क्या होता था, आजाद होता था। लेकिन चीन ने 1950 ईस्वी में तिब्बत पर कब्जा कर लिया, आक्रमण किया और तिब्बत पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। फिर तिब्बत के लोग इसका क्या किया, भरपूर विरोध किया, यानी तिब्बत का लोग कहा कि हम चाइना के फेवर में नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, इसका भरपूर विरोध किया। बातें समझ में आ रहा है, आगे देखा जाए। अब देखिए जरा समझिएगा, थोड़ा मैप को देख लेते हैं, ठीक है बाबू। ये देखिए ये अपना क्या है, इंडिया है बाबू। ये देखिए ये तिब्बत का हिस्सा है, ये क्या है बाबू, तिब्बत का हिस्सा है। सोचिए अगर उस समय तिब्बत रहता तो अभी कितना बड़ा हमारा हिस्सा रहता, ठीक है। अभी है ना, बातें समझ में आ रहा है, ये तिब्बत का हिस्सा है और इसको क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। बातें समझ में आ रहा है। और तो और बाबू यहाँ पर देखो, यहाँ पर यहाँ पर जो है बाबू, ये यहाँ पर भी इसका चीनी सीमा विवाद है, यहाँ पर भी अरुणाचल प्रदेश में भी चीनी सीमा विवाद है। ये चीन का कहना क्या है बाबू कि इधर देख रहे हो, यहाँ पर देखो एक छोटा सा पतला रास्ता देखो गया है ऐसे, ये सिक्किम है बाबू, ये क्या है, सिक्किम है, यहाँ पर सिक्किम है, ये बांग्लादेश, अभी जो उजला उजला कलर का दिख रहा है ये बांग्लादेश है। और फिर देखो हमारा हिस्सा इधर भी है, ये देखो ये सेवन सिस्टर के नाम से जाना जाता है, आप लोग को पता है 7 राज्य इधर है, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, है ना, त्रिपुरा, ये मिजोरम, ये सब सेवन सिस्टर इधर है। तो और चीन चाहता है कि इसको इधर से काट करके किसमें मिला ले, चीन जो है अपना चाइना में मिला ले, अभी का भी वही स्थिति है। लेकिन पहले क्या था कि ये तिब्बत को हथिया ही लिया, साथ ही साथ ये जो चाइना का जो बॉर्डर है बाबू अरुणाचल प्रदेश तरफ, अरुणाचल प्रदेश को हथियाना चाहता था, ठीक है, किसको हथियाना चाहता था, अरुणाचल प्रदेश को। तो इस चीजों पर भी लेकर के विवाद हुआ था। तो आगे देखा जाए, समझते हैं चीजों को अच्छे से। अब पता है 1954 ईस्वी में भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ, विस्तृत बताए हैं। और इसमें एक बात यह था कि दोनों देश एक दूसरे के क्षेत्रीय संप्रभुता का सम्मान करेगी, ये बात था, ठीक है, करेगी। चीन इसका मतलब कुछ और समझ लिया, यानी चीन तो तिब्बत को पहले 1950 में ही कब्जा कर लिया था, तो चीन को लगा कि तिब्बत तो मेरा हो गया। और पंचशील समझौता में भी ये कह दिया गया कि दोनों देश एक दूसरे देश का संप्रभुता का सम्मान करेगी। चीन को लगा कि हाँ तिब्बत तो ये गया मेरा, अब भारत थोड़ी ना कुछ करेगा, है ना। बातें समझ में आ रहा है, समझ लिया। और उसको लगा कि भारत जो है तिब्बत पर चीनी कब्जे को स्वीकार करेगी, यानी चीन को लगा कि भारत जो है चीन जो कब्जा किया था तिब्बत पर उसको स्वीकार कर लेगी, क्योंकि वो 1950 पहले छीन लिया था, कब्जा कर लिया था। बातें समझ में आ रहा है। लेकिन 1954 ईस्वी में चीनी शासक, है ना, चीनी शासन अध्यक्ष चाओ एन लाई, जरा समझिएगा, चीन का अध्यक्ष कौन था बाबू, शासक वहां का कौन था, चाओ एन लाई, भारत के आधिकारिक दौरे पर आए। और उस वक्त तिब्बत के नेता दलाई लामा भी भारत पहुंचे थे, यानी तिब्बत का जो नेता था बाबू दलाई लामा, वो भी क्या हुआ, तिब्बत की बिगड़ी हुई अर्थव्यवस्था को, है ना, स्थिति के बारे में नेहरू को बताया था। यानी चीन से भी कौन आया था, तो चाओ एन लाई आया था, और तिब्बत से भी दलाई लामा आया था, तिब्बत का नेता दलाई लामा आया था भारत, और नेहरू जी से मिले और अपनी बिगड़ी हुई स्थिति के बारे में बताया। 1958 ईस्वी में चीनी आधिपत्य के खिलाफ तिब्बत में जबरदस्त विरोध हुआ, यानी तिब्बत में फिर 1958 ईस्वी में बाबू क्या हुआ, जबरदस्त विरोध हुआ चीन के खिलाफ, ठीक है। चीन की सेना इस विद्रोह को दबा दिया। अब चीन सरकार क्या किया, सेना भेजा और जो भी विद्रोही करता था पूरा पुष्ट मारा, और चीन क्या किया, इस विद्रोह को दबा दिया। अब देखिए दबाना का मतलब क्या होता है, अगर कोई आपके विरोध में बोल रहा है तो प्यार से नहीं दबा सकेगा, प्यार समझेगा, चुपो चुपो आओ दे देते हैं कुछ, सब मान जाओ, ऐसा होगा, उसको मारिए के दबाना पड़ेगा तभी वो शांत रहेगा। तो वही बात हुआ, तिब्बत में इसका चीन का पूरा विरोध होने लगा, और चीन वाला क्या किया, सेना भेज करके उस विद्रोह को क्या किया, दबा दिया। और भरपूर वहां पर क्या हुआ, खतरनाक आंदोलन भी हुआ था। तो बिगड़ी हुई स्थिति को देख करके तिब्बत के धार्मिक नेता, यानी तिब्बत का जो नेता था दलाई लामा, वो क्या किया, बेचारा इंडिया आ गया, ठीक है। लामा ने 1959 ईस्वी में सीमा
पार करके भारत में शरण ले ली और भारत ने इसको शरण भी दे दी। यानी दलाई लामा ने भारत में क्या किया, शरण ले लिया। बातें समझ में आ रहा है, तिब्बत को छोड़ दिया। आगे देखा जाए, चीन ने भारत के इस कदम का पुरजोर विरोध किया। यानी चीन ये कह रहा था कि आप उसको शरण क्यों दी, हम उसको मारते, आप उसको शरण क्यों दिए। बात समझ में आ रहा है, इस पर विद्रोह किया। 1950 और 1960 के दशक में भारत के अनेक राजनीतिक दल और राजनेताओं ने तिब्बत की आजादी के प्रति अपना समर्थन दिया। इन दलों में सोशलिस्ट पार्टी और जनसंघ, जैन संघ नहीं जनसंघ, जनसंघ भी शामिल था। यानी 1950 से 1960 के दशक में जो तिब्बत के साथ यह कांड हुआ, ये स्थिति हुआ, तो हमारा भारत का जितना भी राजनीतिक नेता था, ये भारत में राजनीतिक नहीं कर रहा था, ये सब जो है चीन के प्रति क्या जता रहा था, अफसोस जता रहा था। और चीन ने जो किया तिब्बत के साथ, उनका जो है वो विरोध भी कर रहा था। मतलब यहाँ मिलजुल करके यहाँ का नेता बिल्कुल ठीक ठाक कर रहा था। बातें समझ में आ रहा है। चीन ने स्वायत्त तिब्बत क्षेत्र बनाया। इसका मतलब हुआ कि चीन के अन्य इलाकों से कहीं ज्यादा दर्जा दी गई है। अब चीन ने क्या किया, तिब्बत को स्वायत्त क्षेत्र घोषित कर दिया। अब स्वायत्त क्षेत्र उस क्षेत्र को कहते हैं, मान के चलिए हमारे पास 5 को क्षेत्र है, उसमें से एक मेन होता है, उसी को कहते हैं स्वायत्त क्षेत्र। तो चीन ने तिब्बत को स्वायत्त क्षेत्र कहा कि चीन का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र यही है, इस पर जो कोई उंगली डालेगा क्या करेगा। बात समझ में आ रहा है, तो वही चीजें हो गई। बात समझ में आ रहा है। तो चीन ने क्या किया, तिब्बत को स्वायत्त क्षेत्र घोषित कर दिया। सोचिए, तिब्बती जनता इस दावे का विरोध करती थी, मतलब इसका भी मतलब ये जो दावा कर रहा था कि ये चीन का स्वायत्त क्षेत्र है, तिब्बती जनता इसको कभी एक्सेप्ट नहीं कर रही थी और वो इसका बहुत विरोध कर रही थी। बात समझ में आ रहा है। चीन ने अधिकांश संख्या में चीनी बासिंदों को तिब्बत में लाकर वहां बसने की चीन की नीति को तिब्बती जनता ने भरपूर विरोध किया। अब चीन क्या किया, चीन से लोग को उठा करके चीनी बासिंदा जो होता है, बासिंदा का मतलब चीनी लोग को कहा तिब्बत में बसो, तुम तिब्बत में बसो, अपना तुम जनसंख्या फैलाओ, बढ़ो, तुम अपना क्या करो, मतलब ताकि वहाँ चीनी लोग आ जाए। और चीन सरकार ने क्या किया, चीनी बासिंदों को वहां पर ला करके बसने के लिए छोड़ दिया। लेकिन तिब्बती की जनता इसका क्या पूरा भरपूर विरोध किया। लेकिन क्या होगा, कुछ भी नहीं हो सकता था। वहां की जनता का कहना था कि चीन तिब्बत के पारंपरिक संस्कृति और धर्म को क्या कर देगा, नष्ट कर देगा, क्योंकि चीन चाइना के लोग हैं और चाइना लोग तिब्बती लोग अलग अलग हो गया। तो चीन ये तिब्बती के लोग कहते का मतलब इनका कहना था कि चाइना का जो लोग है वो हमारे धर्म को, हमारे संस्कृति को क्या कर देगा, नष्ट कर देगा। बातें समझ में आ रहा है। और नष्ट करके वहां पर क्या करना चाहता है, वो साम्यवाद फैलाना चाहता है। आगे देखा जाए, भारत में खास करके दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में तिब्बती शरणार्थियों की बड़ी बड़ी बस्तियां हैं। अब देखिए, भारत में दिल्ली है ना, और हिमाचल प्रदेश में जो तिब्बत के लोग, जो चूंकि चाइना का जो हमला हुआ था, तो चाइना वाले तो जब विद्रोह हुआ था तो उसको मार के भगा दिए थे, तो बहुत सारे लोग जो है सीमा पार करके हमारे भारत में भी आ गए थे। तो सोचिए ना, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली में भी अभी भी क्या है, तिब्बतियों का बड़ी बड़ी शरणार्थियों की बस्तियां है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में तिब्बती शरणार्थियों की सबसे बड़ी बस्ती है। दलाई लामा भी इसी धर्मशाला को अपना निवास स्थान बनाया है, और जो दलाई लामा था बाबू, वो भी इसी धर्मशाला को अपना निवास स्थान बना लिया है। बातें समझ में आ रहा है। चलिए आगे देखा जाए, तो ये था बाबू तिब्बत का मामला। तिब्बत का मामला देख लिए हम लोग कि 1950 में ही कब्जा कर लिया, लेकिन 1954 में पंचशील समझौता के बाद हम लोग ये कहे कि कोई भी जो है देश दूसरे देश की जो है आप उसकी संस्कृति को क्या मानेगा, अपना मानेगा और कोई दखल अंदाजी नहीं करेगा। लेकिन चाइना वाला इसको कुछ और समझ लिया। चाइना को लगा कि भारत जो है तिब्बत को क्या करेगा, मतलब तिब्बत पर जो कब्जा था चीन का, वो स्वीकार करेगा। लेकिन विद्रोह कहाँ हुआ, तिब्बत के ही लोग किए विद्रोह। बातें समझ में आ रहा है। चलिए आगे देखा जाए, अब भारत और चीन के बीच सीमा विवाद। अब अभी हम लोग तिब्बती विवाद देख लिए। भारत और चीन के बीच विवाद का दो कारण था, एक था तिब्बती विवाद और दूसरा था चीनी विवाद। अब ये सेना मतलब सीमा विवाद, ठीक है। तो सीमा विवाद के बारे में हम लोग समझते हैं। पहला, अब देखिए, भारत का कहना था कि अंग्रेजी शासन के समय ही सीमा रेखा का फैसला हो गया, क्योंकि अंग्रेज जब आए थे तो अंग्रेज वो क्या कर दिया था, सीमा रेखा का फैसला कर दिया, इधर चीन है इधर भारत है। तो भारत का कहना था कि अंग्रेज के ही समय जो है हमारा हिस्सा क्या हो गया, बंटवारा हो चुका था, तो हम उसी को मानेंगे, क्योंकि जो हो गया, अब कुछ नहीं करना है, ठीक है। सीमा रेखा का फैसला हो गया। वहीं पर चीन की सरकार का कहना था कि अंग्रेजी शासन के समय का फैसला वो नहीं मानेंगे, फिर से हम इधर से जो है, हमारा मन जिधर से होगा हम उधर से लेंगे। यानी वो अरुणाचल प्रदेश को अपना समझते थे, यानी अरुणाचल प्रदेश को चीन का हिस्सा समझते थे। कौन, चाइना वाला। बातें समझ में आ रहा है। चलिए आगे देखा जाए, अब जरा देखिए यहाँ पर, ये देखिए ये भूटान है आपका। अब यहाँ पर देखिए ये वाला आपका पूर्वी स्टेट है, ये थोड़ा सीमा आप लोग का है ना, ये तो बांग्लादेश है बाबू। अब देखिए जरा समझिएगा, इंडिया का पूर्वी स्टेट में जाने के लिए मात्र देखिए ये पतला रास्ता है। देखिए सोचिए, अगर यहाँ पर किसी तरह से काट दे, ये तो नेपाल है,
ये बांग्लादेश है। अगर यहाँ पर किसी तरह से काट दे तो भारत का क्या हो जाएगा? अब नीचे महासागर है बाबू, आपको पता है, ये इधर बे ऑफ बंगाल है, आप उधर से जा ही नहीं सकते, फिर नीचे हिंद महासागर आ जाएगा, फिर दिक्कत है। ऊपर तो तिब्बत का ही हिस्सा है जो कि कब्जा कर लिया, देखिए तिब्बत का हिस्सा है, ठीक है, ये तिब्बत है, कब्जा कर लिया था चीन। अब यहाँ पर भी बाबू बॉर्डर है चीन का हिस्सा। अब देखिए यहाँ पर जो है अक्साई चीन है ना, चीन क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था अक्साई चीन, ठीक है, बात समझ में आ रहा है? यहाँ पर भी चीन क्या कर लिया, कब्जा कर लिया था यहाँ पर। साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश को भी वो क्या मानते थे, अपना हिस्सा मानते थे। तो चलिए सीमा विवाद को समझते हैं हम आगे, ठीक है। अब कहता है यहाँ पर मुख्य विवाद चीन से लगी लंबी सीमा रेखा के पश्चिमी और पूर्वी छोर के बारे में था। यानी आपका जो पूर्वी छोर, इधर पूर्वी छोर अरुणाचल प्रदेश, जरा समझा जाए मैप को फिर से, है ना, पूर्वी छोर किधर, पूर्वी छोर अरुणाचल प्रदेश और पश्चिमी छोर यहाँ दिख रहा है जम्मू कश्मीर। कहा कि ऐसे सीधा करिए, आई सीधा करिए, ये मेरा है, बात समझ में आ रहा है, ऐसे नहीं चलेगा, क्लियर है। तो चाइना ये सोचते थे, बातें समझ में आ रहा है। अब चीन ने भारतीय भू क्षेत्र पर पड़ने वाले इलाकों को, जम्मू कश्मीर के लद्दाख वाले हिस्से को, अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों पर अपना क्या कर लिया, अधिकार जमा लिया। देखिए अक्साई चीन आ गया उसको, यानी जो लद्दाख का हिस्सा था ना उस पर बाबू कब्जा भी कर लिया, जिसे हम लोग आज भी अक्साई चीन के नाम से जानते हैं, वो चीन के ही कब्जे में भी। भारत अभी हम लोग का जो क्षेत्रफल है टोटल बाबू 32 लाख के आसपास, 32 लाख में बाबू हम लोग जो है अगर परसेंटेज में देखें तो भारत का 100% भूमि में मात्र 93% भूमि ही हम भारत के पास है, तो 7% किधर गया, दूसरे कब्जा पे है, लेकिन गिनते 100% है, मतलब मान के चलते हमारे पास 100% है 93%, 7% कोई और एक पास है, वो आएगा भी नहीं, यही चीजें हैं अभी, बातें समझ में आ रहा है। तो और अरुणाचल प्रदेश का अधिकांश हिस्सों पर अपना क्या कर लिया, अधिकार जमाया, ठीक है। अब कहता उस वक्त अरुणाचल प्रदेश के नेफा, अब देखो नेफा ये जो है अरुणाचल प्रदेश का ही नाम था उस समय। अरुणाचल प्रदेश को क्या कहा जाता था, नेफा या उत्तर पूर्वी सीमांत कहा जाता था, यानी चूंकि ये उत्तर में था और पूरब में था, तो अरुणाचल प्रदेश को उत्तर पूर्वी सीमांत या फिर नेफा के नाम से जाना जाता था। तो याद रखिएगा, हो सकता है ये पूछ लो ऑब्जेक्टिव में कि अरुणाचल प्रदेश का प्राचीन या फिर पहले क्या कहा जाता था, तो नेफा या फिर उत्तर पूर्वी सीमांत कहा जाता था, बात समझ में आ रहा है। अब कहता है चीन ने 1957 से 1959 के बीच, यानी 2 सालों के बीच अक्साई चीन इलाके पर कब्जा कर लिया, यानी ये जो लद्दाख का हिस्सा था बाबू उसको क्या कर लिया, कब्जा कर लिया, बात समझ में आ रहा है। कब, 1957 से 1959 के बीच। अब दोनों देशों के दिग्गज नेताओं के बीच बड़ी बड़ी बहस हुई, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ, चीन कब्जा कर लिया, चीन पीछे हटने से इनकार कर दिया, कहा कुछ भी नहीं हो सकता है, बातें समझ में आ रहा है। चलिए आगे समझते हैं, चीन विवाद को भी लेकर के हम लोग समझ गए। हाँ, तो अब जरा समझा जाए इनको। देखो बाबू, अक्साई चीन देखिए, अब देखिए यहाँ पर दिख रहा है अक्साई चीन। अब देखिए चाइना का, पहले तो बाबू ये किधर था, ये लद्दाख का हिस्सा था, ये किसका हिस्सा था बाबू, ये लद्दाख का हिस्सा था। फिर देखते देखते बाबू पीओके, देखिए पीओके भी कब्जा कर लिया, यानी पीओके देखो है, पीओके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये भी बाबू गया, ये कभी किसके कब्जा में है, पाकिस्तान के कब्जा में है। इधर से चीन क्या कर लिया, कब्जा कर लिया लद्दाख वाला हिस्सा, बातें समझ आइए। देखिए चीन का ये बॉर्डर है बाबू ऐसे, फिर आपका नेपाल आ जाता है, फिर अरुणाचल प्रदेश, तो ये ऊपरी हिस्सा बाबू ये किसका है, ये अक्साई चीन को क्या कर लिया, कब्जा कर लिया, कब, 1957 से 1959 के बीच में। चलिए आगे देखा जाए। अब कहता है, चलिए अगला समझते हैं टॉपिक, भारत और चीन के बीच युद्ध। अब भारत और चीन के बीच युद्ध की स्थिति बन गई, इधर जो है, अब देखो तिब्बत तो 1950 में ही गया, उसको हम लोग क्या कर लिए, संतुष्टि को मान लिए, लेकिन फिर जो है इसी समझौता होने के बावजूद भी, पंसिल समझौता 1954 में ही हुआ, और कहा गया कि कोई देश मतलब हम जो दोनों देश है हम एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे, कब्जा नहीं करेंगे, लेकिन बावजूद इसके क्या किया, कब्जा कर लिया। तो स्वाभाविक सी बात है कि क्या होगा, विवाद होगा ही और युद्ध की स्थिति होगी ही। चलिए आगे देखा जाए। जब दुनिया में शीत युद्ध चल रहा था तो उस वक्त पूरे विश्व का ध्यान, आपको बताए थे कि जब शीत युद्ध चल रहा था तो 2 खेमों में बट गया था पूरा देश, एक सोवियत संघ और एक अमेरिका, ठीक है, तो 2 देश में बटा था। पूरे विश्व का ध्यान 2 महाशक्तियों की तनातनी से उत्पन्न संकट की तरफ था, यानी 2 महादेश, एक तो रूस सोवियत संघ, इधर अमेरिका, दोनों पावरफुल था पूरा, उधर तानातानी चल रहा था। अब मान के चलिए अगर आपके इलाके में 2 पावरफुल अगर कोई व्यक्ति अगर आपस में लड़ रहा है तो उससे छोटे छोटे व्यक्ति भी प्रभावित होते हैं, तो वही बात था, 2 पावरफुल देश क्या था, मतलब तनातनी था, तो पूरा देश जो है उससे प्रभावित था। लेकिन ठीक उस वक्त चीन ने 1962 के अक्टूबर माह में दोनों विवादित क्षेत्रों पर बड़ी तेजी और व्यापक से हमला कर दिया, यानी इधर भी कर दिया और आगे भी उधर भी कर दिया।
पहला हमला 1 हफ्ते तक चला और इसी दौरान चीनी सेना ने अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों पर अपना कब्जा भी कर लिया। यानी 1962 ईस्वी में याद रखिएगा, इन्होंने अक्टूबर माह में दोनों क्षेत्रों पर, इधर भी हमला कर दिया, उधर भी हमला कर दिया, दोनों क्षेत्रों पर, और अरुणाचल प्रदेश का कुछ हिस्सा भी कब्जा भी कर लिया। और ये कितना दिन तक चला? 1 हफ्ते तक चला। दूसरा हमला नवंबर महीने के शुरू में हुआ। लद्दाख से लगे पश्चिमी मोर्चे पर भारतीय सेना ने चीन की बढ़त को थामा, लेकिन पूरब में चीनी सेना आगे बढ़ते हुए असम में प्रवेश द्वार तक पहुंच गया था। तो असम के प्रवेश द्वार तक पहुंच गया था चीन, सोचिए असम तक आ पहुंचा था। अब पूरा अरुणाचल प्रदेश गया। ऐसे में बातें समझ में आ रहा है। फिर अंत में चीन ने एक तरफ युद्ध विराम घोषित कर दिया, फिर एक तरफ क्या किया, चीन विराम घोषित कर दिया और एक ही तरफ युद्ध करते रहा। बातें समझ में आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए ये आपका जो है चीनी और भारतीय विवाद है, आगे समझा जाए। अब देखिए ये आपका था, युद्ध हो चुका था, यानी दोनों तरफ वो क्या किया, युद्ध करना शुरू कर दिया, और इधर पीओके जो है वो अपना अक्साई चीन क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। आगे समझा जाए। इस युद्ध से भारत की छवि को और देश विदेश में सब जगह नुकसान हुआ, यानी सब जगह थू थू होने लगा। यानी मारपीट में अगर आपके घर को कोई कब्जा कर ले तो समाज के नजर में आपका इज्जत घट जाता है। देखो कैसा है, लोल मतलब चिढ़ाने लगता है। तो इस युद्ध से क्या हुआ कि देश की छवि और विदेश दोनों जगहों से ही क्या लगा, धक्का लगा। इस संकट से निजात पाने के लिए भारत ने अमेरिका और ब्रिटेन दोनों से सैन्य सहायता की गुहार लगाई, लेकिन कोई भी नहीं सुना, कोई भी सामने नहीं आया। इस युद्ध में भारत हार गया, जिससे भारतीय राष्ट्रीय स्वाभिमान को काफी ज्यादा चोट हुआ और हम लोग को चीन से क्या मिला, हार मिला। कुछ प्रमुख सैन्य कमांडरों ने इस्तीफा दे दिया, यानी हमारे देश के जो कुछ प्रमुख सैन्य कमांडर थे वो भी इस्तीफा दे दिया इस हार का कारण। मतलब क्या कहता, वहां का नेता देखो ठीक था, इस्तीफा दे दिया। ठीक है। अब नेहरू के करीबी सहयोगी तत्कालीन रक्षा मंत्री वी के कृष्णन है ना, वी के कृष्ण मेनन ने भी क्या कर दिया, अपना इस्तीफा दे दिया, हमको भी ये मंत्री पद पे नहीं रहना है। बातें समझ में आ रहा है। सही समय पर चीन के इरादों को ना भाप सकना, यानी जवाहरलाल नेहरू सही समय पर अगर चीन का इरादा को भाप लेता और उसके खिलाफ सैन्य शक्ति हम लोग भी अपना बढ़ाते, तो हो सकता था कि ये हमारा सीमा विवाद और जो अक्साई चीन था वो नहीं जाता और अरुणाचल प्रदेश का कुछ हिस्सा नहीं जाता। और सैन्य तैयारी न करने पर क्या हुआ, नेहरू की बहुत बड़ी आलोचना हुई, यानी नेहरू को भी ट्रोल किया गया, आलोचना किया गया कि चीन की, कम से कम चीन की इरादों को आप समझते, आप प्रधानमंत्री थे भाई, चीन की इरादों को तो समझते, हर चीज पर आपको ध्यान रखना था। तो इसका भी आलोचना हुआ। पहली बार उनकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और लोकसभा में इस पर बहस भी हुई, यानी उस सरकार के खिलाफ क्या हुआ, लोकसभा में बहस हुई। तो आगे देखा जाए, ऐसा नहीं है कि लड़ा नहीं गया है, लेकिन हार हो गई। अब 1962 के बाद भारत चीन संबंध, तो ये था बाबू भारत और चीन का जो परिणाम आया, यानी जब वो भारत के सीमा रेखा पर चीन ने अपना कब्जा कर लिया, तो परिणाम क्या क्या है तो वो आप लोग देख ही लिए। अब समझते हैं आगे कि 1962 के बाद भारत और चीन संबंध में क्या था, फिर 62 के बाद क्या संबंध रहा, तो ये छोटा कभी संबंध के लायक नहीं है। ठीक है। भारत और चीन के बीच संबंधों को सामान्य होने में करीब 10 साल लग गया, यानी तू में था। अब देखते ही होंगे आप लोग आपस में जब झगड़ा होता है समाज में, तो धीरे 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 आप लोग 1 महीना 2 महीना 3 महीना बाद 4 महीना फिर अपने आप क्या होता है, सब जगह पे आ जाता है। तो भारत और चीन का जो विवाद था उसको नॉर्मल होने में कितना साल लग गया था, 10 साल लग गया था। अटल बिहारी वाजपेयी जब विदेश मंत्री थे तब वह 1979 ईस्वी में क्या गया था, वो चीन के दौरे पर गया था। ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद राजीव गांधी भी जो है चीन के दौरे पर गया, मतलब सरकारें बदली वहां पर, फिर धीरे धीरे कुछ नीतियां बदली, सब कुछ सही होने लगा, तो ये लोग भी मैत्री की भावना लेकर के फिर कहाँ गए, चीन के पास गए। बात समझ में आ रहा है। चलिए, तो यहाँ तक क्लियर है बाबू आप लोगों का। तो आई होप कि चीन विवाद को आप लोग समझे होंगे यहाँ तक, तो किस तरह से चीन ने हमारे पूर्वी उत्तर पूर्वी इलाके और पश्चिमी इलाकों पर कब्जा कर लिया था। बातें समझ में आ रहा है। पंचशील समझौता के होने के बावजूद भी, तो आप लोगों को इतना टॉपिक चीन विवाद समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं पाकिस्तान विवाद। ठीक है, किस विवाद को लेकर के, पाकिस्तान विवाद को लेकर के। चलिए, पाकिस्तान के साथ युद्ध और शांति। ठीक है। अब इसके भी साथ बाबू क्या हुआ, युद्ध हुआ था बांग्लादेश को लेकर के, आगे समझेंगे। अभी भी बांग्लादेश में बाबू अशांति फैला हुआ है। ठीक है। तो बांग्लादेश को लेकर के किस तरह से युद्ध हुआ बाबू और इसका नीति क्या था उनको समझेंगे। चलिए आगे देखा जाए। और चूंकि आप लोगों को पहले ही, आप लोगों को जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ा रहे थे बाबू, विभाजन का समय जब पढ़ा रहे थे, तो उसमें बताए थे कि हम लोग को आजादी तो मिला था, लेकिन विभाजन के साथ और धर्म के नाम पर दो देश बना, एक देश बना था पाकिस्तान, लेकिन पूर्वी में भी मुस्लिम को क्या दे दिया गया था, पाकिस्तान दे दिया गया था। तो पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान से अभी बांग्लादेश बन गया है, उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। पहले समझ लेते हैं पाकिस्तान और उसके साथ युद्ध
और शांति। तब भारत और पाकिस्तान का बंटवारे के बाद ही कश्मीर को लेकर के संघर्ष छिड़ गया। ये बाट जैसे बंटवारा हुआ था कश्मीर, मतलब पाकिस्तान चाहता था कि कश्मीर उनके फेवर में आ जाए। चूंकि अंग्रेज जाते जाते ये भी कह चुका था कि जो भी अगर, यहाँ चूंकि बहुत सारे शासक थे, तो कहा था कि जो भी अगर शासक अगर भारत में मिलना चाहता है तो भारत में मिले, पाकिस्तान में मिलना चाहता है पाकिस्तान में मिले, और नहीं तो अपना स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर ले, यानी किधरों नहीं जाएगा था। अभी अंग्रेज जाकर के कह दिया। अब आपको बताए थे कि वहां का जो पाकिस्तान का शासक था हरि सिंह, किस तरह से जो है हम लोग जो है उसको अपना मिलाए थे। तो चूंकि आप लोगों को पहले चैप्टर में कहानी बताए थे कि पाकिस्तान लोग क्या किया था, कुछ सेना को भेज करके, यानी पाकिस्तान का जो मतलब क्या कहते हैं उसको, नक्सलवाद, नक्सली को क्या किया था, भेज करके जम्मू कश्मीर पर हमला कराना चाह रहा था। तो हरि सिंह को इस बात का पता चल गया था। तो हरि सिंह दौड़ा दौड़ा आया था उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास, कहा कि भैया हमको बचा लीजिए, ऐसे ऐसे का बात है, हम पाकिस्तान नहीं जाना चाहते हैं। तो क्या किया सरदार वल्लभ भाई पटेल, कहा कि ठीक है बचाएंगे, लेकिन तुम पहले ये इकरारनामा करो कि तुम भारत में मिलोगे। तब ना उसे भारत में मिलने के लिए हस्ताक्षर करवाया गया, और 370 धारा 370 के तहत उसको विशेष अधिकार दे करके किसमें मिला लिया गया था, भारत में मिला गया। वो भी 370 खत्म हो गया, वहां भी चुनाव हो सकता है। तो ये सब चीजें था, बातें समझ में आ रहा है। तो इस तरह मिलाया था। तो जैसे ही पाकिस्तान आजाद हुआ था तो पाकिस्तान को लगा कि कश्मीर में तो सबसे ज्यादा मुस्लिम था, लेकिन शासक कौन था, हिंदू था, हरि सिंह था। तो पाकिस्तान में मुस्लिम है तो हमारे फेवर में आएगा। अब ना बात से नहीं आ रहा था तो कब्जा करके ले लेते हैं। तो फिर लेकिन कहानी कुछ और हुआ, बात समझ में आ रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच 1947 में कश्मीर में सेना के बीच एक छाया युद्ध भी हुआ था, है ना। यह युद्ध का रुद्र रूप नहीं ले सका, यानी ये ज्यादा युद्ध हुआ भी नहीं, तुरंत मार करके पाकिस्तान के जो नक्सलवाद थे उसको भगा दिया गया था। और यह हमला यूएनओ के हवाले कर दिया गया था, यानी यह हमला यूएनओ के पास भी पहुंच गया था बाबू। समझ में आ रहा है। कश्मीर को लेकर लेकर के संघर्ष के बावजूद भी भारत और पाकिस्तान की सरकारों के बीच क्या हो गया, सहयोग संबंध कायम हुआ। यानी कश्मीर का विवाद हुआ, फिर भी हम लोग भारत जो है क्या किया, पाकिस्तान के साथ मैत्री की भावना के साथ जो है हम लोग संबंध स्थापित किए। बातें समझ में, अभी भी हम लोग यही तो कहते हैं ना, युद्ध में क्या रखा है, अभी हम लोग का पॉलिसी क्या है, हम लोग पहले कुछ नहीं करेंगे, हमला तुम लोग करो तब बाकी इसके बाद में फैसला लेंगे, यही चीजें हैं। आगे देखा जाए, अब सिंधु जल संधि के बारे में समझेंगे। 1960 ईस्वी में सिंधु जल संधि, ठीक है। सिंधु जल संधि बाबू सिंधु नदी के बारे में है, जो कि सिंधु नदी भारत से होकर के जम्मू कश्मीर से होकर के सीधे कहां पर बहता है, पाकिस्तान में बहता था सिंधु नदी। बात समझ में आ रहा है। चलिए, तो जल के बंटवारे को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच एक संधि हुई। इस संधि पर कराची में 19 सितंबर 1960 ईस्वी में नेहरू और जनरल आयूब खान, यानी पाकिस्तान से कौन था, जनरल आयूब खान था, और इधर से नेहरू था, और कराची में, है ना, किस संधि को स्वीकार किया गया था बाबू, तो सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किया गया था। इस संधि पर विश्व बैंक ने भी मध्यस्थता हासिल की, कहा ठीक है भैया आप लोग शांति हो जाइए, दोनों को जल मिलेगा। बातें समझ में आ रहा है, दोनों को जल मिलेगा। चलिए, 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष की शुरुआत। अब समझते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष, आखिर 1965 ईस्वी में क्यों युद्ध हुआ, क्यों लड़ाई हुआ, इस कहानी को समझेंगे। बातें समझ में आ रहा है। चलिए आगे देखा जाए। पाकिस्तान ने गुजरात के कच्छ इलाके में रन 1965 में, यानी गुजरात का कच्छ नामक एक जगह है ना, रन वहां पर जो है जगह है, वहां पर 1965 के अप्रैल माह में क्या किया, सैनिक हमला बोल दिया। आप लोग एक मूवी देखे होंगे, उस मूवी में दिखाया गया, भुज मूवी देखे हैं, अजय देवगन का भुज मूवी है, ठीक है, देखे होंगे। बस यही यही घटना 1965 का ही घटना है बाबू, ये सेम 1965 का घटना है। भुज मूवी है ना, अजय देवगन का है। वहां पर किस तरह से जो है वहां के स्थानीय लोगों के द्वारा पहले क्या किया था, ये पाकिस्तान वाला पूरा एयरबेस से उड़ा दिया था, यानी भारत का जो एयरबेस था, जो ये जो गुजरात का जो रन का जो कच्छ इलाका है, वहां पर ये पूरा एयरबेस उड़ा दिया था। अब हवाई जहाज उड़ने के लिए एयरबेस चाहिए, एयरबेस से उड़ा दिया था। तो क्या किया, वहां के जो मतलब सेना थे, तो उस समय अजय देवगन उसकी मुख्य भूमिका निभा रहे थे। तो वो क्या किया, पूरे गांव से लोगों से मिल करके, गांव के लोगों के साथ मिल करके पूरा एक रात में हाईवे तैयार किया था। मतलब ऐसा मूवी में दिखाया गया है। बातें समझ में आ रहा है। तो ये मूवी देखिएगा, आप लोग समझ में आ जाएगा, यही कहानी है, बस 1965 का ही कहानी दिखाया गया है। बातें समझ में आ रहा है। और एक और मूवी आई है, और विद्युत जामवाल का मूवी है, और उस मूवी में बाबू बहुत बेहतरीन कहानी दिखाया गया है कि पाकिस्तान किस तरह से जो है हवाई हमले करना चाहता था बांग्लादेश में। अभी यही बांग्लादेश का ही कहानी पढ़ा रहे हैं। बांग्लादेश में जो है किस तरह से आंदोलन हुआ था, चूंकि बांग्लादेश किसका हिस्सा था, पाकिस्तान का हिस्सा था, और पाकिस्तानी वाला सब घुस घुस करके क्या कर रहा था, बांग्लादेश जितने भी लोग थे, बांग्लादेशी के माँ बहन बहू बेटी पर अत्याचार कर रहा था, प्रताड़ित कर रहा था।
तो पाकिस्तान हमला मतलब करना चाह रहा था, चूंकि और ये सोच रहा था कि हवाई जहाज जो है भारत के ऊपर से ले जाकर के किसमें हमला करेंगे, बांग्लादेश में हमला करें। लेकिन भारत को इसका मकसद पहले पता चल गया, एयरबेस क्या करेगा, भारत से लेकर के बांग्लादेश में उड़ा देगा। तो अब भारत तरकीब सोचने लगे, क्योंकि उस समय ऐसा कोई ऐसा नियम नहीं था कि आप किसी दूसरे देश पर से हवाई जहाज लेकर के नहीं जा सकते हैं। आप जब तक इसका ये प्रमाण नहीं दे देंगे कि ये हवाई जहाज हमारे देश के लिए खतरा है, तो उस समय पाकिस्तान कोई हरकतों नहीं किया था। और पाकिस्तान का मकसद क्या था कि हवाई जहाज लेकर के ले जाकर के पूरा बांग्लादेश को उड़ा देंगे, ऐसा उसका मकसद था। लेकिन भारतीय वाले को क्या पता चल गया, तो अब करे तो करे क्या, क्योंकि डायरेक्ट कह नहीं सकते कि आप हमारे देश के ऊपर से नहीं ले जा सकते हैं। फिर दिक्कत था, क्योंकि ऐसा कोई ना तो रूल था ना तो कोई समझौता था, क्यों नहीं ले जाने देंगे भाई, फिर यूएनओ चिल्लाने लगेगा। तो अब क्या किया जाए, यहाँ के जो इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो ऑफिसर थे, उसमें विद्युत जम्वाल मूवी में दिखाया गया कि वही जो है इंडक्ट कर रहे थे इस चीज को। तो अब क्या किया, इन लोगों ने हाईजैक करवाया एक जहाज, जो कि यहाँ से जो है दिल्ली से कहा जा रहा, उन्होंने क्या किया, जितने भी पैसेंजर थे ना, पैसेंजर को उतरवा करके आई लोग का जितना भी टीम था, इंटेलिजेंस ब्यूरो का टीम था, यानी यहाँ के जो ऑफिसर थे, सबको मतलब पब्लिक बना करके उस जहाज में सबका वीजा पासपोर्ट दे करके सबको पाकिस्तान भेज दिया। तो पाकिस्तान जब पहुंचा तो दो आतंकवादी पहले से सेट कर दिया था, जो कि कश्मीरी था। कश्मीर वाला जो है, यानी इन लोगों को पता चल गया कि कश्मीरी के जो लोग थे वो हम ये जो है क्या करने चाह रहे थे, हाईजैक करना चाह रहे थे। बस इन्हीं लोग के साथ मिल करके कहाँ पहुंच गया, पाकिस्तान पहुंच गया। और पाकिस्तान में फिर क्या किया, अब जैसे ही पाकिस्तान पहुंचा तो पाकिस्तान और भारत के बीच तो अमन था, यानी वहां के प्रधानमंत्री इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। तब प्रधानमंत्री भारत फोन किया, ठीक है, आपका जहाज गलती से पाकिस्तान आ गया, हम आपके जहाज को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, आपके पैसेंजर को भली भांति भारत पहुंचा देंगे। अब लो समस्या, क्योंकि भली भांति पहुंचा देंगे तो फिर रुकेगा कैसे, क्योंकि मेन मकसद क्या था, हवाई हमले को बांग्लादेश में करने से रोकना, हवाई हमला रोकना था। लेकिन कैसे रोक लगाएंगे, अब तो अब इन्होंने सोचा कि किसी तरह से ये जो भारत का जो जहाज है यहाँ उड़ा देना है, किसी तरह से इसको जला देना है, विस्फोट कर देना है। तो वो जो कब्जा किया था, यानी जो हाईजैक किया था, हाईजैकर को ये पढ़ा लिखा दिया, कुछ कुछ बहला फुसला करके कहा कि देखो तुम्हारा बात तभी मानेगा पाकिस्तान सरकार जब तुम कोई बड़ा कारनामा करोगे, ऐसा करो जहाजे में आग लगा दो। इन्होंने क्या किया, वो जो हमला, ये जो जम्मू कश्मीर के जो नक्सलवाद थे, यानी जो कह लो कि जो हम हाईजैक किया था जहाज, वो क्या कर दिया, जहाज में आग लगा दिया। अब जैसे ही जहाज में आग लगाया, अब कहा, मतलब मीडिया तो हम लोग को पता ही है, पहले से भारत में ऐसे का बात है, मतलब पहले से भारतीयों को पता था। अब देखिए पाकिस्तान हमारे जहाज के साथ क्या क्या पसंद किया, आखिर वो हमसे हमला करना चाहते हैं, हमारा दोस्त नहीं है, मित्र नहीं है। अब ये बात कहाँ चल गया, यूएनओ में, क्योंकि मेन तो यूएनओ को सफाई देना था। आप जजे के सामने कुछ कहिएगा, देखिए हम लोग नुकसान पहुंचाया है, नहीं नुकसान पहुंचाएगा तो कैसे कहिएगा। अब कहा कि हम भी इसके ऊपर से जहाज आने नहीं देंगे, ये हमारे लिए खतरा है, बैन लग गया। तो ऐसे जो है यहाँ पर रोक लगा था, उस मूवी में दिखाया गया है, बहुत बेहतरीन मूवी था, मतलब कहानी बहुत बेहतरीन है, मारपीट कुछ नहीं है, कहानी बहुत बेहतरीन है। तो बहुत अच्छा मूवी था, देख लीजिएगा आप लोग, ये 1965 का ही कहानी है। था 1 नंबर में जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर हमला बोल दिया। अब देखिए जम्मू कश्मीर में भी हमला बोल दिया इधर से। अब उसको लग रहा था कि जम्मू कश्मीर की जनता पाकिस्तान का समर्थन करेगी, लेकिन वहां तो हरि सिंह था। तो वही वाला कहानी जो भी आपको बताए थे, हरि सिंह क्या किया, भारत के पास आया, ले उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल का सिग्नेचर करिए, हस्ताक्षर करिए, तब ये हम कुछ कर सकते हैं। तो उन्होंने भारत में मिलने के लिए क्या कर दिया, हस्ताक्षर कर दिया। तब भारतीय सेना गया, पूरे को थकुच करके भगा दिया, और तब जाकर के क्या हो गया, जम्मू कश्मीर भारत में मिल गया। चलिए आगे देखा जाए, पाकिस्तान सेना होगा, सुना नहीं होगा, सेना को रोकने के लिए लाल बहादुर शास्त्री ने पंजाब की सीमा की तरफ से जवाबी हमले का आदेश दिया। यानी उस समय ये जो अब ये दूसरा घटना था, लाल बहादुर शास्त्री क्या किया था, लाल बहादुर शास्त्री ने पंजाब, बगले में सटले तो है पंजाब की सेना को जवाबी हमले के लिए भेज दिया। दोनों देशों की सेना जहां होगा सेना करिएगा, दोनों देशों की सेना के बीच घमासान लड़ाई हुआ, और भारतीय सेना आगे बढ़ते हुए लाहौर के नजदीक तक पहुंच गया। यानी भारतीय सेना मारते 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 उसको लाहौर तक पहुंच गया। बात समझ में आ रहा है, कहां तक, लाहौर तक पहुंच गया। तब फिर यूएनओ कहा कि ठीक है भैया आप लोग शांत हो जाइए, ऐसे नहीं होगा, कब्जा उब्जा कर लीजिएगा झूठ मूठ का। तो यूएनओ ने इस मैटर को शांत कराया, ठीक है। तो यूएनओ के दखल से इस लड़ाई का क्या हो गया, अंत हो गया। यूएनओ का शांत हो जाइए, हम दोनों का मैटर को सॉर्ट आउट करते हैं। आप लोग को पता है यूएनओ की स्थापना 1945 ईस्वी में हुआ था, आगे पढ़ेंगे, शांति बहाल। ऐसे 9th क्लास में भी आप लोगों को जब प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, तब यूएनओ की स्थापना हुई थी। किसका स्थापना हुई थी बाबू, यूएनओ की स्थापना हुई थी। यूएनओ का स्थापना का मुख्य मकसद था कि अगर कोई देश आपस में एक दूसरे से लड़ाई करे तो उस देश को क्या करेगा, वो
फैसला सुनाएगा। जैसे आप नहीं समझते, एक जज होता है, कोई लड़ाई करके जाता है तो कोर्ट जाता है ना जी, जज फैसला करता है ना, जज जो दोषी होता है उसको सजा मिलता है। तो अब देश स्तर पर कोई एक देश दूसरे देश पर हमला करेगा तो कोई तो एक ऐसा देश होना चाहिए जो कहेगा नहीं तुम गलत कर रहे हो, सजा दे। तो उसी स्तर पर यूएनओ का स्थापना किया गया था। यूएनओ में तो समझ आ रहे हैं ना, यूनाइटेड नेशन ऑफ। चलिए आगे समझाते, ताशकंद समझौता के बारे में समझते। अब ये ताशकंद समझौता क्या है बाबू? तो ताशकंद समझौता भी क्या हुआ था बाबू? ये भारत और पाकिस्तान के ही बीच हुआ था। बात समझ में आ रहा है? यह एक शांति समझौता था। यह क्या था? एक शांति समझौता था जो भारत और पाकिस्तान के बीच 10 जनवरी 1966, याद रखिएगा ईस्वी, ये सब पूछेगा ही। 10 जनवरी 1966 ईस्वी में ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, जो कि शांति समझौता था। क्या था? शांति समझौता था। कब हुआ था? देखिए 1966 ईस्वी में हुआ था। अब 65 में भुज पर क्या कर दिया था, वहां पर जो गया था वो कब वहाँ मारपीट हो चुका था। फिर हम लोग क्या किए? समझौता किए। कहा ठीक है भैया, ऐसे गलती होता है, मन तो समझौता करना चाहिए। ठीक है, इसमें यह तय हुआ कि भारत और पाकिस्तान अपने झगड़े को बिना किसी शक्ति का प्रयोग करके शांति से तय करेंगे। यानी जो हमारा झगड़ा था उसको बिना किसी शक्ति का, बिना तू मैं का, शांति से हम लोग क्या कर लेंगे? निपट लेंगे। इसलिए यह समझौता हुआ था, ताशकंद समझौता। बातें समझ में आ रहा है? चलिए यहाँ तक तो ठीक था, यहाँ तक तो पाकिस्तान हमला किया था भारत पर। अब समझते हैं बांग्लादेशी मैटर को। बातें समझ में आ रहा है? चलिए यह समझौते ताशकंद उज्बेकिस्तान में होता। आप देखिए जरा समझिएगा, ये जगह कहाँ था? ताशकंद बाबू उज्बेकिस्तान में हुआ था। तो उज्बेकिस्तान में एक जगह था ताशकंद, और वहां पर हुआ था, इसलिए ताशकंद समझौता के नाम से जाना जाता है। इस समझौते में भारत से कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री थे यहाँ पर। बातें समझ में आ रहा है? चलिए आगे देखा जाए। अब भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान 1971, भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान 1971, यानी पाकिस्तान जो था वो दो हिस्सों में था। एक था पश्चिमी पाकिस्तान और एक था पूर्वी पाकिस्तान। अब पूर्वी पाकिस्तान में बांग्लादेशी सब रहते थे, बांग्ला बोलते थे। तो बांग्ला, यहाँ के लोग बांग्ला भाषा को ज्यादा एफर्ट करते थे। लेकिन पाकिस्तान क्या चाहता था कि वो उर्दू बोले। अब उर्दू बोले और तो और कब्जा करना चाहता था। तो कब्जा करना चाहता था, यहाँ के लोग नहीं मान रहे थे। यहाँ के घुस घुस करके लोगों को मारा। पाकिस्तान वाला ऐसा स्थिति था कि यहाँ के जो पाकिस्तान की जो सेना थी, यहाँ के लोगों को घुस करके महिलाओं के साथ, उसके बहू बेटियों के साथ बलात्कार करना किया, पूरा मार, बहुत प्रताड़ित किया गया, ऐसा सब स्थिति था। तो यही बांग्लादेश में एक बाबू संस्था था। उस संस्था का नाम क्या था बाबू? मुक्ति वाहिनी एक संस्था था बाबू, मुक्ति वाहिनी या मुक्ति संग्राम, याद रखिएगा। मुक्ति संग्राम एक संस्था था जो कि पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहा था। तो उन्होंने भारत को पत्र लिखा कि देखिए ऐसे ऐसे का बात है, पाकिस्तान प्रताड़ित कर रहा है। अब निमंत्रण दिया, पहले निमंत्रण दो ना तुम। अब देखिए, अब इसमें यूएनओ कुछ नहीं कर सकता। क्यों? अगर हम किसी को मदद के लिए बुलाएं तब यूएनओ कोई कुछ नहीं कर सकता है। अब हम मान के चलिए आपके घर में लड़ाई हो रहा है, हम जबरदस्ती जाकर के फिर दखल अंदाजी करेंगे, तब यूएनओ बोले क्यों तुमको बुलाया था नहीं ना। तो अब इनको भेजा। अब भारत क्या किया? अंदरूनी सेना भेजा, अंदरूनी सेना भेजा, पुष्ट पाकिस्तानियों को मारा। अब मार करके क्या कर दिया? भगा दिया। और कई सारे पाकिस्तानी सरेंडर भी कर दिए थे। और तभी ना बाबू वो पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश के रूप में एक स्वतंत्र राष्ट्र में घोषित हुआ। तो ये कहानी था। चलिए उसी कहानी पर आते हैं। तो समझिएगा, पाकिस्तान में 1970 में एक गहरा अंदरूनी संकट आ खड़ा हुआ। यानी जो पाकिस्तान था, पूर्वी पाकिस्तान, उसी के बारे में बोला जा रहा है। पश्चिमी पाकिस्तान में जुल्फिकार अली भुट्टो की पार्टी विजय रही, जबकि ये जो पूर्वी पाकिस्तान यानी जो अभी बांग्लादेश है, उसमें किसकी पाकिस्तान उसकी किसकी सरकार बनी? तो मुजब्बिर रहमान की। अभी देखिएगा मुजब्बिर रहमान का क्या स्थिति है, बेचारा का मूर्ति तोड़ा जा रहा है। एक वीडियो में देखे थे, उसके मूर्ति को ऐसे उखाड़ करके उस पर जो है वो लोग गंदा काम कर रहे थे। ये सब चीज, अब इस तरह का भी हरकत हो रहा है बांग्लादेश में। समझिएगा, मुजब्बिर रहमान की पार्टी अवामी लीग ने पुरजोर कामयाबी हासिल की। कहां पर? तो पूर्वी पाकिस्तान में मुजब्बिर रहमान की सरकार बनी, जबकि पश्चिमी पाकिस्तान में किसकी बनी? तो जुल्फिकार अली भुट्टो की पार्टी विजयी रही। अवामी लीग, अवामी लीग का मतलब होता मुजब्बिर रहमान की सरकार। अवामी लीग एक परिसंघ बनाने की मांग कर रहा था, लेकिन इस मांग को स्वीकार करने के बजाय पाकिस्तानी सेना 1971 में शेख मुजब्बिर रहमान को क्या कर लिया? गिरफ्तार कर लिया। बातें समझ में आ रहा? और पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर जुल्म किया। यानी जो पूर्वी पाकिस्तान के लोग थे वो विद्रोह कर दिया। चूंकि मुजब्बिर रहमान को गिरफ्तार कर लिया, मुजब्बिर रहमान उसका नेता था, तो यहाँ के लोग क्या करने लगे? विद्रोह करने लगे। और पाकिस्तान वाला आया, पूरा इसको मारना पीटना शुरू किया। जवाब में यहाँ की जनता ने पूर्वी पाकिस्तान को पश्चिमी पाकिस्तान से मुक्त कराने के लिए संघर्ष छेड़ दिया। यानी जो पश्चिमी पाकिस्तान आकर के पूर्वी पाकिस्तान पर कब्जा करना चाह रहा था, मारपीट करना चाह रहा था, तो जनता ने भी क्या कर दिया? संघर्ष छेड़ दिया। यानी हर तरफ मारपीट, हर तरफ आग, गोला बारूद ये होना शुरू हो गया। बातें समझ में आ रहा है? चलिए आगे देखते हैं। भारत ने बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम को नैतिक समर्थन, यानी उस समय बांग्लादेश में कौन था? मुक्ति
वाहिनी नाम का एक संस्था था और वो संस्था पाकिस्तान से लड़ने का कार्य कर रहा था। तो भारत ने मुक्ति वाहिनी को क्या किया, सैन्य सहायता भी दिया और कुछ नैतिक सहायता भी दिया। बातें समझ में आ रहा, समर्थन किया और भौतिक सहायता भी दी। भारत पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश कर रहा था, यह पाकिस्तान का आरोप था। यानी पाकिस्तान भी आरोप लगा रहा था कि पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश कर रहा है कौन, भारत। तो तुम करो आरोप, हमको कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ रहा है। 1971 में भारत को पूरे साल 80 लाख शरणार्थियों का बोझ झेलना पड़ा था। यानी जो बांग्लादेश से जो लोग आए थे भारत आ गए थे, क्योंकि उधर मारपीट हो रहा था तो भाग करके कहाँ आ गए थे, भारत आ गए थे। तो उस समय सरकार को 80 लाख शरणार्थियों का बोझ झेलना पड़ा, खाना पीना का व्यवस्था करना पड़ा। बातें समझ में आ रहा है। 1971 के जुलाई में अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन की सलाहकार हेनरी किसिंजर पाकिस्तान होते हुए गुपचुप चीन का दौरा किया। अब देखिए अमेरिकी राष्ट्रपति का जो निक्सन था उसका जो सलाहकार था बाबू वो चीन का दौरा किया। बातें समझ में आ रहा है। चीन आया तो भारत को पता चल गया यो मिला है, अमेरिको वाला मिला है, चीनो मिला है, दोनों मिलल है पाकिस्तान के तरफ, अब कुछ करना होगा। बातें समझ में आ रहा है। भारत ने अमेरिका चीन पाकिस्तान को धूरी बनते देखा, यानी भारत ने देखा कि अमेरिका पाकिस्तान एक हो गया, चीन भी एक हो गया, बनते देखा। तो इसके जवाब में 1971 में सोवियत संघ के साथ शांति और मित्रता का एक 20 वर्षीय संधि कर ली। कहा कि अब हम भी सोवियत संघ के साथ मिलेंगे और उन्होंने 20 वर्षों तक मित्रता की क्या कर दिया, एक संधि स्वीकार कर लिया। अब बाबू इसी में कहानी है बाबू, जब युद्ध हो रहा था तो अमेरिका वाला जो है पाकिस्तान के तरफ से 8वां बेरा भेजा था युद्ध करने के लिए, जाओ भारत को तबाह करो। और फोन किया इधर से प्रधानमंत्री रूस को कि देखिए ऐसे ऐसे का बात है, अमेरिका वाला भेजा है पाकिस्तान के खिलाफ 7वां बेरा, मदद कीजिए। क्योंकि 7वां बेरा का मतलब होता है, देखिए वो समुद्र में लड़ने वाला तूफानी जहाज जिसमें परमाणु बम बहुत सारे हथियार रहते थे, एक बहुत बड़ा जहाज रहता था और उसके आगे पीछे 7-8 गो क्या है छोटे छोटे जहाज जो पर हथियार से लैस होते थे। अब भारत संकट में आ गिरा, ऐसे मतलब बर्बाद कर देगा। उस समय भारत के पास परमाणु बम भी नहीं था। बात समझ में आ रहा है। तो अब करे तो करे क्या, तो भारत क्या किया, फोन किया किसको, रूस को। ऐसे ऐसे का बात है, हम लोग क्या किए हैं, शांति और एक मित्रता का संधि स्वीकार किया, ऐसे ऐसे का बात है। अब रूस का रुको अभी हम भेजते हैं। अब रूस 40वां बेरा भेजा और 40वां बेरा भेजा हिंद महासागर में आकर के लगा दिया। पहले ही उससे अमेरिका का जैसे ही 8वां 7वां बेरा आता, रूस का उससे पहले 40वां बेरा आकर के हिंद महासागर में तैनात था। कहा आओ देखते हैं, करो हमला भारत पे। अब उधर से पाकिस्तान के इधर का जो साथ में आ रहा था 7वां बेरा, कहता है कि कृपया आप पीछे हट जाइए, ये हमारा आपका मैटर नहीं है। और आपको बता दे कि हमारे जहाज पर क्या है बाबू, परमाणु हथियार भी है। तो इधर से भी रूस जवाब देता है ओ परमाणु हथियार है, हम तो गिने ही नहीं कि क्या गो हमारे पास। बात समझ में आ रहा है। कहता है कि आपके पास गिना हुआ है इतना परमाणु हथियार है, हम तो गिने ही नहीं है परमाणु हथियार क्या गो हमारे पास, पता नहीं क्या गो है, देखते हैं। तो अंततः जो है अमेरिका को क्या किया, अमेरिका का जो था आपका 7वां बेरा पाकिस्तान की तरफ से जो आ रहा था उसको हिंद महासागर से पीछे हटना पड़ा और तब जाकर के हम लोग बांग्लादेश को मुक्त कराए थे। ऐसा ऐसा घटना हुआ था पाकिस्तान वाला, सब सोचिए अमेरिका उसका साथ दे रहा था। तो ये सब चीजें हुई बाबू इतिहास में, ये सब चीज जानना जरूरी है। बातें समझ में आ रहा है, आगे समझा जाए। अब कहता 1971 के भारत और पाकिस्तान युद्ध। अब देखिए पाकिस्तान युद्ध क्यों हुआ, तो 1971 का भारत और पाकिस्तान युद्ध समझते हैं। तो भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 के दिसंबर माह में एक विशाल युद्ध छिड़ गया। ठीक है, पाकिस्तान के लड़ाकू विमान ने पंजाब और राजस्थान पर हमला कर दिया। अब पाकिस्तान का जो लड़ाकू विमान था वो पंजाब पर भी हमला कर दिया और राजस्थान पर भी हमला कर दिया। इसके जवाब में भारत ने अपनी वायुसेना, नौसेना और थल सेना के पूरे बलबूते को पश्चिमी इलाकों पर क्या कर दिया, लगा दिया, जाओ अब जो होगा देखा जाएगा। बात समझ में आ रहा है। स्थानीय लोगों के समर्थन से भारतीय सेना पूर्वी पाकिस्तान में तेजी से आगे बढ़ा। अब जो पूर्वी पाकिस्तान में भी हमला कर रहा था तो स्थानीय लोगों की मदद से भारतीय सेना जो है पूर्वी पाकिस्तान में एंटर किया, दाखिला किया और तेजी से आगे बढ़ा और 10 दिनों के अंदर ढाका को तीनों तरफ से घेर लिया। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है, ढाका है। कृपया आप लोग शांति का। तो 10 दिनों के बाद अंदर जो है ढाका को क्या किया, पूरे भारत के सैनिकों ने घेर लिया। अभी भी बांग्लादेश की राजधानी क्या है, ढाका है बाबू, उसको राजधानी को घेर लिया। बात समझ में आ रहा है। फिर इसके बाद अपने 90,000 सैनिकों के साथ पाकिस्तान की सेना को क्या करना पड़ा, आत्मसमर्पण करा। सोचिए 90,000 सैनिक किसका, पाकिस्तान का, सरेंडर कर दिया, घुटने टेक दिया भारतीय सेना के आगे।
इस तरह से हुआ था बाबू, बात समझ में आ रहा है। तो बांग्लादेश के साथ ऐसा ऐसा जुल्म हुआ था, समर्थन करना पड़ा। बांग्लादेश के रूप में एक स्वतंत्र राष्ट्र के उदय के साथ भारतीय सेना ने युद्ध को क्या कर दिया, रोक दिया। जब जैसे ही सरेंडर किया पाकिस्तानियों ने 90,000 सेना के साथ, तो क्या किया, भारतीय सेना ने भी युद्ध रोक दिया। तो ये था बांग्लादेश और भारत, है ना, भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था बांग्लादेश के मतलब लेकर के। बातें समझ में आ रहा है। चलिए आगे देखा जाए। अब चलिए शिमला समझौता के बारे में समझते हैं। 1972 ईस्वी में शिमला समझौता हुआ। अब कहता है यह समझौता 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद जो है भारत के शिमला में एक संधि पर हस्ताक्षर हुआ, जिसे शिमला समझौता के नाम से जाना जाता है। तो शिमला समझौता किससे संबंधित है बाबू, भारत और पाकिस्तान से। पंचशील समझौता किससे संबंधित है, भारत और चीन से, ये याद रखना है, ठीक है। यह समझौता 3 जुलाई 1972 को इंदिरा गांधी और जुल्फिकार, जो कि पश्चिमी पाकिस्तान का क्या था, सरकार यही जीता था, तो जुल्फिकार अली भुट्टो नहीं भुट्टो, याद रखिएगा, भुट्टो के बीच क्या हुआ था इसे अमन की बहाली यानी शांति के लिए समझौता रखा गया था। बातें समझ में आ रहा है। चलिए अब 1971 के जंग के परिणाम, जब 1971 हुआ तो इसका क्या परिणाम निकला, तो 3 जुलाई 1972 को शिमला समझौता हुआ, इससे अमन की बहाली हुई, ठीक है। 71 में, ये 72 में हुआ था समझौता। बांग्लादेश के रूप में एक राष्ट्र बन गया, यानी जो पूर्वी पाकिस्तान था वो पाकिस्तान नहीं रह करके क्या बन गया, एक अलग देश बन गया, बांग्लादेश। बातें समझ में आ रहा है। उसी समय बांग्लादेश को क्या करना चाहिए था, भारत में मिला देना चाहिए था। अगला देखा जाए, इस जीत से पूरे देश में उत्साह की लहर दौड़ गई, यानी जैसे बांग्लादेश आजाद हुआ पूरे देश में क्या हो गया, उत्साह का लहर दौड़ गया। इंदिरा गांधी की लोकप्रियता को 4 चांद लग गया, यानी इंदिरा गांधी का भी क्या होने लगा, हर जगह नाम होने लगा बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए। तो बातें समझ में आ रहा है बाबू। चलिए आगे देखते हैं, एक दो टॉपिक और है बाबू, समझ लीजिए। कारगिल युद्ध के बारे में समझते हैं, ठीक है। कारगिल युद्ध, इसे ऑपरेशन विजय के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। इस कारगिल युद्ध को क्या किसके नाम से जाना जाता है, ऑपरेशन विजय के नाम से जाना जाता है। ये 1999 ईस्वी में हुआ था। ये भी किसके मतलब पाकिस्तान और भारत का ही संबंध है बाबू, यानी भारत के ही बीच ये दोनों युद्ध हुआ था, ठीक है। भारतीय सेना के नियंत्रण में जो सीमा रेखा थी, यानी भारत की जो सीमा रेखा था उस पर जो सेनाएं थी, है ना, उनके कई ठिकानों जैसे मद्रास हो गया, काक्सर हो गया, बतालिक पर 1999 के शुरुआत में अपने को मुजाहिदीन बताने वालों ने क्या कर दिया, कब्जा कर दिया। बात समझ में आ रहा है। फिर भारत को शक हो गया कि इसके पीछे कौन है, पाकिस्तान है, वही यही भड़काया है मुजाहिदीन सबको। बात समझ में आ रहा है, पाकिस्तान ही है, और दोनों देशों के बीच क्या हो गया, संघर्ष छिड़ गया, यानी भारत को पता चल गया कि इसके पीछे किसका हाथ है, पाकिस्तान का है, और ये दोनों देशों के बीच फिर संघर्ष शुरू हो गया। इसे कारगिल की लड़ाई कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, कारगिल की लड़ाई कहते हैं बाबू। बात समझ में आ रहा है। 1999 के मई जून में यह लड़ाई जारी रहा, 1999 के मई जून में यह लड़ाई क्या हो रहा, जारी रहा। 26 जुलाई 1999 तक भारत अपनी अधिकतर ठिकानों पर फिर दोबारा से क्या कर लिया, कब्जा कर चुका था, क्योंकि उस समय भारत के भी पास परमाणु बम था, हथियार था, और ऐसे पाकिस्तान के भी पास परमाणु हथियार था, दोनों देश के पास परमाणु हथियार था, ठीक है। पूरी दुनिया की नजर इस लड़ाई में थी, पूरी दुनिया सोच रहा था कि क्या होगा, क्योंकि लड़ाई घमासान हो रहा था और दोनों देश परमाणु हथियार से लेस। एक बार बाबू परमाणु हथियार चल गया, तब परमाणु हथियार के पास इतना ताकत है बाबू कि पूरी पृथ्वी को एक बेर में खत्म कर सकता है, ऐसा ताकत था, और दोनों के पास हथियार था। अब करे तो करे क्या, तो सब पूरा देश देख रहा था क्या होगा क्या होगा, क्या करे करा जाए, ठीक है। क्योंकि देखिए अब एक बात होती है, लड़ाई हम दोनों कर रहे हैं, जज के पास जाएंगे तभी ना वो जो फैसला सुनाएगा, तो यूनो भी देख रहा था क्या हो जाएगा। लेकिन फिर जो है 1 साल बाद दोनों देशों के पास परमाणु हथियार भी आ चुका था, और फिर धीरे 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 क्या हो गया, ये समाप्ति भी हो गया। बातें समझ में आ रहा है। चलिए आगे देखा जाए। अब कुछ नोट याद रखिएगा। भारत में पहली बार परमाणु परीक्षण 1974 ईस्वी, ये भी आगे आप लोगों को टॉपिक में मिलेगा, परमाणु परीक्षण कैसे हुआ 1974 ईस्वी में, परीक्षण 1998 में हुआ, और हम लोग परमाणु संपन्न देश बन गए थे। चलिए आगे देखा जाए। अब भारत की परमाणु नीति को समझते हैं बाबू, जरा समझिएगा। भारत ने 1974 के मई में पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण किया। तब पूछेगा कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था, पोखरण में। बातें समझ में आ रहा है। इसके भी पीछे बाबू बहुत सारा कहानी जुड़ा हुआ था। यूएनओ नहीं चाहता था कि भारत में परमाणु परीक्षण हो, इसलिए 1967 में एक लिखित दे दिया कि 1967 से पहले जो भी देश जो है परमाणु परीक्षण कर चुका है या जिसके पास परमाणु हथियार है वो ठीक है आगे कर सकता है, और जिस देश के पास परमाणु हथियार नहीं है वो परमाणु हथियार बनाएगा ही ना, परीक्षण कर सकता है। बताइए ये कितना बड़ा दोगलागिरी हुआ। मतलब जिसके पास है वो कर सकता और करो, और जो नहीं है वो कुछ नहीं करेगा। तो ऐसा थोड़ी चलता है। तो इसके पीछे कहानी है बाबू, किसी दिन डिस्कस कर लेंगे, अभी समझ लीजिए, ठीक है। तो 1974 में परमाणु पहला ये जो परमाणु परीक्षण पोखरण में हुआ था। फिर पोखरण में ही 1998 के मई में भारत ने 5 जो परमाणु बम था उसका परीक्षण करके अपने आप को परमाणु राष्ट्र घोषित कर लिया था।
अब आओ जिसको आना है, तुम्हारे पास हथियार है तो हमरे भी पास हथियार है ना। बात समझ में आ रही है? इसके तुरंत बाद पाकिस्तान ने भी परमाणु परीक्षण कर लिया, पाकिस्तान भी परमाणु संपन्न देश बन गया। अब इसको देखते देखते, चूंकि पाकिस्तान के पास था नहीं, तब पाकिस्तान को डर था कि यूएनओ कुछ कर ना दे, और इसको देखते देखते जैसे भारत का जबरदस्ती कर लिया का पाकिस्तान कहा। एक बात बताइए, अगर फैसला सुनाइएगा, जैसे वो उसका मतलब ये कहना था कि भारत तो कर ही लिया, अब हम भी करेंगे, जो होगा देखा जाएगा, यूएनओ क्या कर लेगा, क्योंकि अगर कुछ बोलेगा तो कहेगा उसको काहे ने रोके, हमको क्यों रोक रहे हैं। स्वाभाविक सी बात है। तो वही बात था, परमाणु परीक्षण पाकिस्तान भी क्या कर लिया। अब दोनों पाकिस्तान और भारत क्या हो गया, परमाणु संपन्न देश बन गया था। तो ये था परमाणु नीति बाबू। इसके पीछे भी और सारे कई सारे कारण थे जिसको हम टॉपिक में ऐड नहीं किए हैं। तो आई होप कि ये वाला कहानी आप लोगों को आप समझ में आया होगा कि किस तरह से भारत में चीन विवाद हुआ, पाकिस्तान विवाद हुआ, फिर उस विवादों पर कई सारे समझौते हुए, जैसे पंचशील समझौता हुआ, शिमला समझौता हुआ, ताशकंद समझौता हुआ। इन सब चीजों को आप लोगों को याद रखना है। पूरे हम एक कहानी की तरह इसको समझाने का प्रयास किए हैं, ताकि आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ जाए ये लगे कि नहीं यार ये तो पढ़ा हुआ है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो बात समझ में आ रहा है? तो आई होप कि ये वाला चैप्टर आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए रहने दिया जाए आज के लिए।